हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। ये आपके सामने टेस्ट पेपर 2 का पूरा आंसर शीट है। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और जहाँ कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप हमें उसी जिस बैच में आप लोग पढ़ते हैं उसी बैच का एक पर्सनल चैट बॉक्स है उसमें बना हुआ, आप वहाँ पे हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी सवाल में अगर डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा आप लोग बेहिचक। ठीक है, आज के जो सवाल क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो आपका कॉमन एरर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए ध्यान से, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं इसलिए आंसर लिख दिया करता हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। आप लोग पहले आंसर ही अपना अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग जब 1 by 1 डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, है ना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो एरर का सवाल दिया गया है। आइए देखते हैं हम लोग। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई दो नाउन ऑफ से जुड़ता है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई दो नाउन ऑफ से जुड़ता है तो ऑफ से जुड़ने के बाद फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द होता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग, वो वर्ब है ना, इस फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। किसके अनुसार होगा? फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा, राइट। यानी अगर ये नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे कह रहा था द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? अट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि अट्रैक्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट्स। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा? आगे आपका वर्ब सिंगुलर होगा। और यहाँ पे क्या कर दिया है कि इंट्रोडक्शन को नाउन कर दिया है, उसको ऑफ से जोड़ दिया है ना, प्रीपोजिशन को, और उसके बाद फिर इन से जोड़ दिया है। तो अगर इस नाउन के बाद भी कुछ अगर प्रीपोजिशन लगा के और आगे ऐसे भी जोड़ दे तो उससे मतलब नहीं है। कितना भी आगे अगर जोड़ दे, हमेशा वर्ब किसके अनुसार होगा? फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही होगा, ध्यान रखना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इट इज़ बेटर टू कीप इट इज़ बेटर टू कीप। देखिए, आप जानते होंगे कि इट इज़ बेटर के बाद क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इट्स बेटर या इट इज़ बेटर के साथ आगे हम लोग इन्फिनिटी की बात करते हैं, है ना। तो वही कह रहा है, इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर दैन लॉसिंग वंस करेज। अब देखिए, इट इज़ बेटर के साथ आगे इन्फिनिटिव आ गया है, लेकिन फिर उसके बाद आगे लिखा है दैन का यूज़ लिखा है। तो आप जानते हैं दैन का मतलब से होता है, और दैन का यूज़ हम लोग कंपैरिजन को शो करने के लिए करते हैं। कंपैरिजन का मतलब तुलना दिखाने के लिए करते हैं। जैसे दैन आप पढ़े होंगे कि कॉम्परेटिव डिग्री में दैन का यूज़ करते हैं, राम इज़ बेटर दैन श्याम। ठीक है, तो दैन का यूज़ हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं, यानी तुलना दिखाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ बेटर के साथ क्या है? हमारा इन्फिनिटिव लगा हुआ है। इसका मतलब है कि दैन के बाद भी जो टर्म आएगा वो भी क्या आएगा? इन्फिनिटिव में आएगा। क्या आएगा? वो भी इन्फिनिटिव में आएगा। तो यहाँ पे कर दिया था लॉसिंग, वहाँ लॉसिंग नहीं होगा, क्या होगा? टू लॉस हो जाएगा। क्या होगा? टू लॉस। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका सुनिए, अगर आप लोग देखें तो दैन के साथ, दैन के तुरंत बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो भी बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इट इज़ बेटर के साथ यहाँ पे इन्फिनिटिव था और दैन कंपैरिजन कर रहा है इनसे, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? टू लॉस का यूज़ करेंगे। लॉस भी करने से गलत नहीं होगा, लेकिन लॉसिंग नहीं होगा, जीरन नहीं होगा। या तो आप बेयर इन्फिनिटिव करें या केवल इन्फिनिटिव करें, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। देखिए, जैसे यहाँ कह दिया आई नो अ डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, यहाँ तक का मतलब ये हुआ। लेकिन आगे फिर टर्म लिखा है यू आर रेफरिंग टू। यू आर रेफरिंग टू का मतलब कि जिस डॉक्टर को आपने रेफ़र किया है, जिस डॉक्टर को, पहले था कि मैं किसी भी डॉक्टर को जानता हूँ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, लेकिन फिर क्या हो गया? यू आर रेफरिंग टू मतलब आपने जिसे रेफ़र किया है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जिसे रेफ़र किया है मतलब जिसके बारे में मुझे बताया है ना। तो जिसके बारे में बताया है मतलब क्या हो गया? वो डॉक्टर, अब वो डॉक्टर अननोन नहीं रह गया बल्कि डॉक्टर नोन हो गया। और जब नोन हो जाता है तो
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, क्योंकि खास बन जाता है। लेकिन जब तक ये अननोन रहता है तो आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ए का यूज़ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द का यूज़ होगा। यानी सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, राइट। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। क्या लिखा है, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। आप जानते होंगे एक्सीड जो टर्म है ये अपने आप में क्या है, कॉम्परेटिव फॉर्म है। एक्सीड क्या है भाई, कॉम्परेटिव फॉर्म में है। तो जब एक्सीड अपने आप में कॉम्परेटिव फॉर्म है तो क्या इस एक्सीड के बाद कभी भी अलग से कॉम्परेटिव का यूज़ करेंगे क्या? एक्सीड का मतलब ही होता है किसी से ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे इसके साथ आप लोग फिर मोर देन का यूज़ नहीं करिएगा, सीधे क्या लिखिएगा कि द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। एक्सीड के बाद कभी भी आप गलती से भी मोर देन का यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, कॉम्परेटिव फॉर्म दिखाता है, इसलिए आगे मोर देन का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, राइट। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन, क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन, है ना, मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, अब थोड़ा समझिए बात ध्यान से, क्या कह रहा है। जैसे वहाँ लिख दिया वी हैव डिस्कसिंग, तो आप कह सकते हैं कि सर या तो हम लोग क्या करेंगे भाई, आप पढ़े हैं कि हैव के साथ क्या आता है, हैव के साथ हम लोग V3 का यूज़ करते हैं, है ना, हैव के साथ V3 का यूज़ करते हैं। या फिर आप अगर ऐसा करें, डिस्कसिंग दिया हुआ है, V4 दिया हुआ है, तो हैव बीन के बाद भी क्या आता है, V4 आता है, हैव बीन प्लस V4 डिस्कसिंग के अर्थ में। लेकिन यहाँ पे आप सीधे कर दीजिएगा, चूँकि हैव के बाद V3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप लोग, डिस्कस्ड कर देंगे, है ना, डिस्कस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो 5 का सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखिएगा। यहाँ पे आपको फिलर देना है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, देयर इज समथिंग वंडरफुल, है ना। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, और ये जो वंडरफुल शब्द है इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक, और इस वंडरफुल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के तौर पर अबाउट का ही यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं। वंडरफुल अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आश्चर्य दिखाने के लिए हम लोग वंडरफुल ऑफ नहीं बल्कि वंडरफुल अबाउट का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। द सॉन्ग इन द प्ले, प्ले का मतलब यहाँ पे खेल नहीं होगा, प्ले का मतलब नाटक होगा। द सॉन्ग इन द प्ले मतलब इस नाटक में जो गीत है, कैन नॉट बी डिलीटेड, उसे हम हटा नहीं सकते। क्यों भाई, एज, क्योंकि, कारण दे रहा है, जैसा कि इट इज़ टू द स्टोरी, इट इज़ टू द स्टोरी, तो जहाँ फिल करना है उसके बाद आपको टू लिखा है। तो आप जानते हैं टू मतलब चूँकि इस नाटक का वो सॉन्ग हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि ये उस नाटक का मतलब उस प्ले का काफ़ी क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। और वैसे भी आगे टू दिया है तो टू, है ना, इंटीग्रल टू पढ़े होंगे आप लोग। इंटीग्रल का मतलब होता है एकदम एक दूसरे से क्या होना, कनेक्टेड होना, कनेक्टेड टू, जुड़ा होना। इंटीग्रल टू मतलब क्या होता है, जुड़ा होना, संबंधित होना कह सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल टू जुड़ा होना या जुड़ा हुआ या उसका अभिन्न अंग होना। अभिन्न अंग मतलब क्या होता है, जिसको हम हटा नहीं सकते। अब वैसे भी जुड़ने का मीनिंग के लिए अगर हम यूज़ करें तो अस्टिक का यूज़ करते हैं, अस्टिक के साथ भी क्या आता है, टू आता है। ठीक है, अधेयर का यूज़ करते हैं, अधेयर टू मतलब चिपकने के अर्थ में होता है, तो अस्टिक टू, अधेयर टू ये भी चिपकने के अर्थ में होता है, चिपकना होता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल टू हो जाएगा। इंटरवीन एक ऑप्शन दिया था ए नंबर में, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना होता है, और इननेट का मतलब होता है बायबॉर्न, जन्मजात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सी रिमेंड ऑल हर लाइफ, 4 ऑप्शन दिया है, स्पिंस्टर दिया है, अनमैरिड दिया है, बैचलर दिया है, सिंगल दिया है। देखिए सिंगल रहना ऐसा का यहाँ कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि वो सिंगल है, लेकिन ऑल हर लाइफ पूरी ज़िंदगी वो रह गई, मतलब कुंवारी रह गई। तो अगर जिस लड़की का उम्र या लड़के का उम्र हम लोग बोलते हैं वो अभी अंडर मतलब एज है, अंडर एज कहने का मतलब अभी शादी करने योग्य हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो उनके लिए हम लोग अनमैरिड यूज़ करेंगे। लेकिन जिसका उम्र 50-55 साल हो गया है, यानी आफ्टर 40 कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक वो अविवाहित हैं, तो उसके लिए हम लोग अनमैरिड ना कह के स्पिंस्टर बोलेंगे, क्योंकि 50-55 साल की उम्र में शादी करना ये कोई उम्र थोड़े होता है, इसलिए स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मतलब क्या होता है, कुंवारी। ठीक है, चलिए सही आंसर आपका हो जाएगा नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा।
डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क, ठीक है, एज सम एनिमल्स बिकम व्हेन दे सी ह्यूमंस। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क, मतलब अंधेरा होने के बाद आप घास के मैदान या घास पर मत बैठिए। एज सम एनिमल्स बिकम व्हेन दे सी ह्यूमंस, जब वो आपको देखेगा तो देख कर क्या हो जाएगा, वो प्रोवोक नहीं हो जाएगा, अलर्ट, वो खुद अलर्ट नहीं हो जाएगा। थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है, धमकी देगा नहीं भाई, वो आपको देख करके एग्रेसिव हो जाएगा। एग्रेसिव मतलब आक्रामक होना, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, यानी एग्रेसिव। स्पेलिंग थोड़ा सुधार लीजिएगा ऑप्शन का स्पेलिंग, AGGRESSIV। एग्रेसिव मतलब क्या होता है, आक्रामक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दिस द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी, है ना, डाउन। देखिए जैसे यहाँ बी कर दिया तो बी के बाद क्या आता है, V3 आता है, तो एक ही ऑप्शन आपका हो जाएगा पुल्ड डाउन। और पुल्ड डाउन का मतलब क्या होता है, ढह देना होता है, ध्वस्त करना होता है। पुल डाउन मतलब होता है ढह देना, है ना। चलिए तो यहाँ पे बी फॉर्म दिया था तो बी के बाद क्या होता है, V3 होता है, एक ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। सही आंसर कौन सा, सी नंबर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखिए 11 से 15 दिया है, आपको सिनोनिम देना है। मैं केवल पढ़ देता हूँ, फटाफट देखिए ध्यान से। पहला मीनिंग इसमें लिखा हुआ है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है एस्टिमेट करना भी, मूल्यांकन करना भी होता है। या अप्रेज का मतलब होता है प्रेज नहीं करना। कई लोग इसका आंसर अप्रेज में देखते हैं कि प्रेज छुपा हुआ है तो आंसर वही करते हैं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, तो अप्रेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, अप्रिशिएट करना, राइट। चलिए ये सब देख लीजिएगा मीनिंग। डिल्यूज का मतलब क्या होता है, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़ आना, यानी फ्लड हो जाएगा। प्रीपॉन्डरेंस, ठीक है, 30 नंबर में प्रीपॉन्डरेंस। प्रीपॉन्डरेंस का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज़ों को लेकर क्या होना, काफ़ी श्रेष्ठ होना। देखिए जैसे मीनिंग यहाँ दिया है प्रीपॉन्डरेंस, तो प्रीपॉन्डरेंस का मतलब कहीं ग्रुप वगैरह में अगर 10 आदमी के ग्रुप है तो उसमें खुद को सुपीरियर दिखाना, यानी श्रेष्ठ होने के अर्थ में होता है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, प्री एमिनेंस होता है। क्या होता है भाई, प्री एमिनेंस, जिसको हम सुपीरियरिटी भी कह सकते हैं, सुपीरियरिटी। ग्रेटनेस कह सकते हैं, यानी श्रेष्ठता के अर्थ में होता है, ठीक है। जबकि कई लोग इसका आंसर डोमिनेंस मार देते हैं। आपको डोमिनेंस भी कई जगह मिल जाएगा, लेकिन डोमिनेंस का मतलब होता है हावी होने के सेंस में, किसी पर जब हम कंट्रोल करते हैं, प्रभुत्व अपना दिखाते हैं, तो उसके लिए। डोमिनियरिंग भी होता है किसी दूसरे को अपने अंडर मतलब करना या कंट्रोल करना, तो ये भी सब नेगेटिव मीनिंग है, ठीक है। चलिए अब प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो दिमाग में हमेशा चलते रहता है ना विचार, उसी को हम बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, क्या कह रहा है, ल्यूसिडिटी। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लैरिटी, ठीक है। इंडाइट, इंडाइट का मतलब होता है चार्ज, किसी पर आरोप लगाना। मैं केवल इसलिए पढ़ता हूँ फास्ट क्योंकि अभी जो है जो वीडियो आपको मिल रहा है ये 21 से 22 मिनट तक का वीडियो हो पाता है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा एडिटिंग अभी सीखना पड़ रहा है, इसलिए इसके बाद की जो रिकॉर्डिंग होती है वो वीडियो स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, तो मुझे अभी एडिट करना नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा आपको 21 से 22 मिनट का ही वीडियो अभी मैं दे पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा हर चीज़ बेहतर करने का। चलिए आगे देखिए, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है क्या करना, पर्दाफाश करना। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंसील, छुपाना हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति, यहाँ सही आंसर हार्मोनी हो जाएगा, सहमति। मैमथ का मतलब होता है विशाल, यहाँ पे सही आंसर अगर ह्यूज देता ह्यूज साइनो हो जाता, लेकिन साइनो ने एंटो देना है, स्मॉल हो जाएगा। इनविंशिबल का मतलब होता है जिसको हम पराजित, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, इनविंशिबल, जिसे जीता नहीं जा सके, है ना, जिसे पराजित नहीं किया सके। यहाँ होगा वल्नरेबल, जिसको आसानी से हम हरा सकते हैं, सी नंबर आंसर। इनऑफेंसिव का मतलब असिस्ट होता है, तो यहाँ सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, रीड, सॉरी इनऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब होता है असिस्ट, तो यहाँ पे इनऑफेंसिव लग गया, मतलब शालीन बोलेंगे, विनीत बोलेंगे, विनम्र बोलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इसका रीड हो जाएगा, रीड। रीड का मतलब क्या होता है, असिस्ट के अर्थ में, ठीक है। फ्रेज देखिएगा, फ्रेज में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। क्या लिखा है, टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है उस दिन की कार्रवाई को समाप्त करना, मतलब टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, ठीक है। जिस दिन आप काम कर रहे हैं उस दिन की काम को क्या करना, विराम देना, समाप्त करना, तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या करना भाई, यस, बुरे परिणामों को सहना, है ना। चलिए, यानी परिणाम भुगतना होता है। टू टेक टू हर्ट का मतलब होता है दुखित होना, टू ग्रीव ओवर कह सकते हैं। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सेलेंट जॉब, एक्सेलेंट काम करना, राइट।
क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक इंप्रूवमेंट दिया है, केवल मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। पहला क्वेश्चन था राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। तो राइडिंग अपॉन से स्टार्ट किया सेंटेंस। मैं बताऊंगा आगे के सेशन में कि किसी भी सेंटेंस को जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करिएगा, क्या होगा, द टाइगर जम्प्ड एट हिम व्हाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। मतलब टाइगर ने उस पर जंप कर दिया जब वह उस पर चढ़ रहा था तब, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर आप लोग बी नंबर कर लीजिएगा, ठीक है। आई इन ब्लैक एंड वाइट मस्ट हैव, नहीं, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए मुझे 3 टर्म कम से कम चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, हाँ, मस्ट हैव, ऑब्जेक्ट क्या है, योर टर्म्स, और फिर डाउन इन ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट लिखित रूप से होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस व्हेन या व्हाइल से होता है तो व्हेन के केस में स्पेशली आप देखिएगा कि जब एक एक्शन पास्ट में होगा तो दूसरा एक्शन भी पास्ट में होता है, ठीक है, यानी सिंपल पास्ट में ही। लेकिन जब बिफोर आफ्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो दो घटनाओं के बीच में जो घटना पहले घटा है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में करते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब वह रेस्टोरेंट से बाहर आया, इट वॉज 11:30, लगभग करीब करीब 11:30 बजे हुए थे, ठीक है। तो जब वह बाहर आया, ऐसा नहीं बोलेंगे कि जब बाहर आया था, नहीं, ऐसा नहीं कि जो घटना पहले हो गया था समय बाद में बजा, ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं बाहर आया था तो उस समय 11:30 बज चुके थे, यानी बजे हुए थे, ठीक है। तो दोनों एक्शन को पास्ट में रखेंगे, सिंपल पास्ट में ही, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, द मैन हुम आई थॉट। ये जो हु और हुम को कंसेप्ट है ये मैं बताऊंगा आगे के सेशन में, ठीक है। चलिए देख लीजिए, केवल द मैन हुम आई थॉट वाज थॉरोली ऑनेस्ट। केवल इतना जानिए, किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल होता है तो वहाँ हुम बोलते हैं, और जब वर्ब ज़्यादा होता है सब्जेक्ट से तो वहाँ पे हु लगाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा। नो सूनर के केस में है तो नो सूनर के साथ आप जानते हैं 2 केस होता है, नो सूनर हैड V3 होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कई बार यहाँ पे डाउट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 30 को थोड़ा देख लीजिएगा कि नो सूनर के अर्थ में या तो हम लोग हैड प्लस V3 की बात करते हैं, आगे दैन होता है, ठीक है, और या तो फिर अगर हम डिड V1 की बात करें, नो सूनर डिड V1, तो भी आगे क्या होता है, आगे दैन ही होता है, ठीक है। मतलब नो सूनर के साथ डिड भी आ सकता है, जब डिड आएगा तो V1 आएगा, और हैड आएगा तो क्या आएगा, V3 आएगा। यहाँ सब्जेक्ट भी रहेगा, सब्जेक्ट V3 इन्वर्जन लेता है, और यहाँ भी क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा, ये भी क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा। लेकिन यहाँ पे अफसोस है कि यहाँ पे कॉमा कर दिया है, दैन नहीं लगाया है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे इसका आंसर सी नंबर कर दिए होंगे, लेकिन सी नंबर में हार्डली दिया है, तो हार्डली के साथ वहाँ पे पेयर में व्हेन या बिफोर होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में जो दिया है वो आपको OWS देना है, ठीक है, बहुत आसान है। नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, जिसको हम समझौता से नहीं कर सकते, उसको जिसके साथ समझौता नहीं कर सकते, डेस्पोटिक बोलते हैं उसको, है ना। चलिए, निरंकुश। एन ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, उसको हम बोलते हैं स्पेसिमेन बोलते हैं। स्पेसिमेन का मतलब नमूना होता है, ठीक है। उसका देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रेफरेंडम बोलते हैं। रेफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह होता है। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, मतलब जो शिष्टाचार होता है, जो नियमों का संग्रह होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल। टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन, जो पद त्याग देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डिकेट बोलते हैं, पद त्यागना, ठीक है, एब्डिकेट याद रखिएगा। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, लेकिन यहाँ एब्डिकेट होता है पद त्यागने के लिए। करेक्टली स्पेल चुनना है, सही देखना है, देखिए ध्यान से। 36 नंबर में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको डायलॉग गलती मिलेगा, DIALOGUE होता है, ठीक है। ये सारे वर्ड हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए, उसके बाद 37 नंबर में आपका जो सही है नेफारियस सही है, नेफारियस। अच्छा, 36 में सही था सीजर्स, सीजर्स SCISSORS सही है। 37 में सही आपका नेफारियस, नेफारियस का मतलब बुरा होता है, अशुभ होता है। 38 में सही आपका ए नंबर कॉर्टेज, कॉर्टेज का मतलब होता है जहाँ पे जो लोग जाते हैं ना प्रोसेशन वगैरह में, फ्यूनरल में अंतिम संस्कार करने के लिए, शव यात्रा उसको बोलते हैं। 39 में आपका सही है टेम्पोररी, अस्थाई। 40 में सही आपका है एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक जो देना है आपको, इसमें क्लोज टेस्ट था आज,
ठीक है। तो क्लोज टेस्ट को मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। क्लोज टेस्ट पढ़ते समय जो बात पहले आ चुका है उसी बात को आगे रिपीट अगर किया जाए तो आपका आंसर वही होता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, मैं केवल पढ़ते आता हूँ, आंसर भी करते आता हूँ, अगली बार इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। साइंस मीन्स नॉलेज बट ऑल नॉलेज इज साइंस, ठीक है। फिर लिखा आई नो फ्रॉम माई ओन आई साइड, जैसे यहाँ फ्रॉम आ गया सोर्स दिखाने के लिए, मतलब आगे भी आंसर फ्रॉम ही होगा। चिपी लाइक्स पपाया, आई नो फ्रॉम अ बुक, देखिए यहाँ भी सोर्स है, फ्रॉम आ गया। अकबर वाज द बाबर, तो बाबर का अकबर कौन था, ये जीएस की बात है, फैक्ट है, मतलब ग्रैंडसन हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ए नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद एंड 1605, अगर आप जीएस पढ़े होंगे जानते होंगे कि इसका निधन हो गया था 1605 ईस्वी में, डाइड, DIED डाइड, 42 का आंसर हो जाएगा डाइड, बी नंबर। आई नो द रेडियो, मैं रेडियो से जानता हूँ, आई फ्रॉम द रेडियो, नो फ्रॉम द रेडियो। सोर्स के यहाँ दिखा रहा है, सोर्स के लिए हम